यह जनवरी माह का घटना चक्र है जो फरवरी माह में प्रकाशित हुआ है। यह पत्रिका एक मासिक पत्रिका है। यदि यह पत्रिका आपके पास है तो आपको अधिक फायदा मिलेगा क्योंकि आप महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित या हाईलाइट कर पाएंगे। इस पत्रिका को हमने 3 पार्टों में पूरा किया है। सभी पार्ट लगभग 1.5 घंटे के होंगे। पहले व दूसरे पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय घटनाओं को शामिल किया है। तीसरे पार्ट में हमने राजस्थान के परिदृश्य को शामिल किया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन 29 जनवरी 2023 को किया गया, जिसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के संगीत बैंड द्वारा 29 मनोरम और पैर थिरकने वाली भारतीय धुनें बजाई गई। समारोह सामूहिक बैंड की अग्निवीर धुन के साथ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का समापन सर्वलोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा के साथ हुआ। उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी एक अहम हिस्सा है। जनवरी की शाम को प्रतिवर्ष होने वाली यह बीटिंग द रिट्रीट गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। तीनों सेनाएं इस खास अवसर पर विशेष धुनें बजाकर राष्ट्रपति से अपनी बैरकों में वापस जाने के लिए आधिकारिक अनुमति मांगती है। पारंपरिक धुनों को साथ मार्च पास्ट करती सेनाएं गणतंत्र दिवस समारोह के समापन की घोषणा भी करती है। इस समारोह की शुरुआत 1950 के दशक की शुरुआत में हुई, जब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने स्वदेशी रूप से सामूहिक बैंड द्वारा प्रदर्शन के इस अनूठे समारोह को विकसित किया था। समारोह में राष्ट्रपति बतौर चीफ गेस्ट शामिल होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 3 सवाल मुख्य रूप से बन सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1950 से। किसने की? मेजर रॉबर्ट्स ने। और इसका आयोजन कब होता है, तो प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को। और इसी के आयोजन के बाद बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होने के पश्चात ही गणतंत्र दिवस का उत्सव है उसका समापन माना जाता है। अब हम घटना चक्र पढ़ेंगे और इन घटना चक्रों का आगे विस्तार से वर्णन दिया गया है। तो पहले जो मासिक घटनाएं हुई थी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य के हिसाब से, तो उसका मासिक घटना चक्र है। हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता जर्मनी ने यह टूर्नामेंट इससे पहले कितनी बार जीता है? 2 बार, 2002 और 2006 में। संघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में। श्रीलंका और अमेरिका के बीच किस अभ्यास का 5वां संस्करण श्रीलंका के त्रिकोमाली और मुल्लिकुलम नौसेना बेस पर 19 से 26 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया है? कार्ट मार्च। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि त्रिकोमाली और मुल्लिकुलम नौसेना बेस किस देश में स्थित है? तो ये श्रीलंका के है। भारतीय महिला टीम ने पहले ICC अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम को हराकर जीता? इंग्लैंड को। खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का कौन सा संस्करण 30 जनवरी 2023 से मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है? 5वां संस्करण। तो इसमें ध्यान रखना है दोस्तों कि ये खेलो इंडिया युवा खेल 2022 है। इसकी डेट पूछी जाएगी कि ये इसका आयोजन कब हुआ था, तो आप 2022 देखकर 2022 को कर देंगे, जबकि ये गलत है। 30 जनवरी 2023 से मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो दिनांक याद रखिए, 30 जनवरी 2023 और मध्य प्रदेश में 5वां संस्करण। हाल ही में टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है स्काई हॉक। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कारों में किस राजनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? मुलायम सिंह यादव। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो किस मिशन को जून-जुलाई 2023 में लॉन्च करने की योजना बना रहा है? आदित्य L1 मिशन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री को ब्रिगेडियर जनरल पद पर नामित किया है? राजाचारी। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है? 29 जनवरी 2023 को जारी किया, 75 रुपये का। वेस्टइंडीज ने किस पूर्व दिग्गज बल्लेबाज को अपनी नेशनल टीम का परफॉर्मेंस मेंटर नियुक्त किया है? ब्रायन लारा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल में उपविजेता रहकर अपने ग्रैंड स्लैम कैरियर का समापन किया है? तो ये याद रखना दोस्तों,
ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जो युगल थे उसके अंदर ये उपविजेता रही है सोनिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी, और इसी ग्रैंड स्लैम कैरियर से इसी से समाप्त कर दिया अपना कैरियर, संन्यास की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस पुस्तक के मराठी अनुवाद भारत मार्ग का विमोचन 28 जनवरी 2023 को किया गया? द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनस्टेन वर्ल्ड। इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 को आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये राष्ट्रपति हैं गुयाना के। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 9 से 11 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक का आयोजन 16 से 20 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? दावोस, स्विट्जरलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 12 से 13 जनवरी में विकासशील देशों हेतु किस चिकित्सा आपूर्ति प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? आरोग्य मैत्री। विश्व की प्रमुख सैन्य शक्तियों के ग्लोबल फायर ऑफ इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अनाम द्वीपों में से सबसे बड़े द्वीप का नाम किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है? मेजर सोमनाथ शर्मा। आपको बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दूसरे सबसे बड़े द्वीप का नाम किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है? कमेंट करिए जरूर। डाक सेवा बोर्ड के किस पूर्व सदस्य ने APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव का पदभार जनवरी 2023 में संभाला है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 जनवरी 2023 को शुभारंभ किए गए एरिप्रेशनल ब्लॉक कार्यक्रम में देश भर से कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 500 जिले हैं। किस देश से 100 चीतों को भारत लाने के लिए जनवरी 2023 में समझौता किया गया है? दक्षिण अफ्रीका। ICC द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे देने की घोषणा जनवरी 2023 में की? बाबर आजम, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं ये। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से 23 जनवरी 2023 को सम्मानित किया गया? तो 11 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। राजामौली निर्देशित फिल्म RRR के किस गाने को 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग पुरस्कार 10 जनवरी 2023 को प्रदान किया गया? तो नाटू नाटू। नाटू नाटू को जो हिंदी है इसकी होगी नाचो नाचो। वास्तुकार बालकृष्ण दोषी का 24 जनवरी 2023 को निधन हो गया। इन्हें प्रीतजर आर्किटेक्चर प्राइज किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो 2018 को। अभी हाल ही में इनको पद्म पुरस्कार भी मिला है, ये ध्यान रखना। आगे विस्तृत वर्णन मिलेगा पद्म पुरस्कारों का भी। केंद्र सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद के किस छद्म संगठन को 6 जनवरी 2023 को आतंकी संगठन घोषित किया है? पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। तो याद रखना ये केंद्र सरकार ने इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है। आगे हम पढ़ेंगे कि एक संगठन है जिसको UNO ने भी आतंकी संगठन घोषित किया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र में डॉक्टर CV रमन जन्म शताब्दी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर SR निरंजना। NCERT द्वारा भारत के किस पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक को जनवरी 2023 में अधिसूचित किया गया है? तो परख। वर्ष 2022 के लिए 32वां घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा 4 जनवरी 2023 को की गई है? प्रोफेसर नीलेश B मेहता। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, लगभग 10 में से 7 परीक्षाओं में इसे पूछा जाएगा, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। 32वां घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार प्रोफेसर नीलेश B मेहता। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी द्वारा संस्मरण पुस्तक किस शीर्षक से लॉन्च की गई है? तो स्पेयर। मिस्र के राष्ट्रपति, तो अब हम जो हमने पढ़ा है इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की भारत यात्रा। मिस्र गणराज्य के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी अपने 3 दिवसीय प्रवास पर 24 से 26 जनवरी 2023 को भारत में रहे। भारत की अपनी दूसरी राजकीय यात्रा पर आए राष्ट्रपति सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो ये याद रखना, तो हमारे 74वें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2023 को
मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था, तो ये याद रखना, मिस्र के जो ये राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह सीसी, तो इन्हें नामित किया गया था या बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के मध्य संपन्न द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद से निपटने के लिए सूचना और खुफिया आदान प्रदान बढ़ाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति सीसी की इस भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, संस्कृति सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा कार्य और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच समाचारों से संबंधित सामग्री के आदान प्रदान को सुलभ बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 25 जनवरी 2023 को हस्ताक्षर किए गए। तो एक रिपोर्ट आई है, आगे भी एक दो रिपोर्ट और आएंगी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी। तो इसका शीर्षक है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसका कौन सा संस्करण था? ये 18वां। और कब जारी हुआ ये 18वां संस्करण? 11 जनवरी 2023 को। तो देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या आया है। विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 में विश्व से अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं के लिए तैयार रहने को कहा गया है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक से पहले जारी की गई। इस बैठक का आयोजन 16 से 20 जनवरी 2023 को दावोस, स्विट्जरलैंड में किया गया। तो हमें ये याद रखना है कि WEF की इस वार्षिक बैठक का विषय कॉरपोरेशन इन ए फ्रैगमेंट वर्ल्ड था। अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले 2 सबसे गंभीर जोखिम जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की विफलताएं हैं। आगामी दशक में प्राकृतिक आपदाएं एवं चरम मौसमी घटनाएं तथा जैव विविधता का नुकसान व पारिस्थितिक तंत्र से पतन का भी जोखिम विद्यमान है। यूक्रेन रूस युद्ध और कोविड-19 महामारी से ऊर्जा संकट, भोजन की कमी और मुद्रास्फीति को सबसे अधिक दबाव वाले वैश्विक मुद्दों के रूप में प्रेरित किया है। रिपोर्ट में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को अगले 2 वर्षों में सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम के रूप में स्थान दिया गया है। भारत ने मालदीव को 4 करोड़ की सुविधा प्रदान की। भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 4 करोड़ डॉलर की रियायती ऋण सुविधा दी है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भारत ने किस देश को 4 करोड़ डॉलर की रियायती ऋण दिया है? तो याद रखना, मालदीव देश को दिया है। भारत सरकार के फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी महत्वपूर्ण पहल को पड़ोसी पहले नीति के दायरे में लाने के लिए भारत के प्रयास के तहत यह सुविधा प्रदान की गई है। उक्त जानकारी मालदीव की यात्रा पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 19 जनवरी 2023 को दी गई। अपनी इस यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने सावियाना फोकेदू में एक सामुदायिक परियोजना का भी उद्घाटन किया। सावियाना फोकेदू में सामुदायिक केंद्र उन 45 परियोजनाओं का हिस्सा है जिसे भारत मालदीव सरकार की भागीदारी से तैयार कर रहा है। इसमें 23 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता में 11 सहभागी समूहों के साथ होगा विचार विमर्श। विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह भी G20 या ग्रुप 20 की अध्यक्षता वर्तमान में भारत के पास है। वस्तुतः भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के दौरान G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस दौरान भारत के 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएगी। भारत की अध्यक्षता में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित निम्न 11 सहभागी समूहों के साथ व्यापार विचार विमर्श आयोजित किए जाएंगे: बिजनेस 20, सिविल 20, श्रम 20, संसद 20, विज्ञान 20, SAI 20, स्टार्टअप 20, थिंक 20, अर्बन 20, वुमेन 20 और यूथ 20। स्टार्टअप 20 सहभागी समूह को भारत की अध्यक्षता में प्रस्तावित किया गया है। यह विकास संबंधी चुनौतियों और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए G20 देशों के नेताओं के लिए कार्रवाई की अनुशंसा करेगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की मेजबानी में द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन 12 से 13 जनवरी 2023 को किया गया।
इस सम्मेलन का विषय आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता है। इस सम्मेलन में लीडर के सत्र के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में निम्न प्रमुख घोषणाएं। ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत द्वारा ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा 13 जनवरी 2023 को की। इस केंद्र की स्थापना विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के उद्देश्य से की जा रही है। आरोग्य मैत्री। इस नई परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। 6 दशक में चीन की जनसंख्या में पहली बार गिरावट। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन की आबादी में गिरावट शुरू हो गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा 17 जनवरी 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन की आबादी 6 दशकों से अधिक समय में पहली बार वर्ष 2022 में घट गई है। इस देश में जनसंख्या वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 के अंत में 8,50,000 कम हो गई है। 1.041 करोड़ लोगों की मौत के मुकाबले 95.6 लाख लोगों के जन्म के साथ देश की आबादी 2022 के अंत में 1.411.75 अरब रह गई है, जो वर्ष 2021 में 1.41260 अरब थी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि मिली है चाइना को कि उसने अपनी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी उस पर काबू पा लिया है। तो देखते हैं भाई भारत भी कब पाएगा। नेशनल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक चीन में साल 2021 में जन्म दर 7.52%, 1000 लोगों पर 7.52 बच्चे थी, जो वर्ष 2022 में घटकर 6.67%, 1000 लोगों पर 6.67 बच्चे रह गई है। अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तोयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNAC ने अब्दुल रहमान मक्की को अपना ISIL, दाइश और अल-कायदा प्रतिबंध चीन ने लॉन्च की एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। चीन की CRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। यह एशिया की पहली और विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है। इससे पहले जर्मनी ने 14 हाइड्रोजन ट्रेनों का बेड़ा अगस्त 2022 में लॉन्च किया था। तो ये चीन की तो पहली है, और अगर ये पूछी जाए तो विश्व में सबसे पहले किसने हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी, तो याद रखना जर्मनी ने। चीन की हाइड्रोजन ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और एक बार गैस भराने पर 600 किलोमीटर तक चल सकती है। इस ट्रेन को चीन की सरकारी कंपनी मोनोलिथ CRRC और चेंगडू रेल ट्रांजिट ने मिलकर विकसित किया है। उल्लेखनीय है कि भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन पर तेजी से काम हो रहा है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वर्ष 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाने की संभावनाएं हैं। तो ये याद रखना मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023। डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर विश्व के देशों की सैन्य ताकतों का तुलनात्मक अध्ययन आधार पर सबसे ताकतवर देशों की सूची जनवरी 2023 में जारी की है। इस थिंक टैंक द्वारा वर्ष 2006 में जारी किए जाने वाले वर्ष 2023 के सूचकांक में 145 आधुनिक सैन्य शक्तियों से संबंधित डेटा का 8 फैक्टर के आधार पर एक विश्लेषणात्मक प्रदर्शन प्रदान किया गया है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 शीर्षक से जारी इस सूचकांक के शीर्षस्थ देशों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु तुर्की मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा है। तो ये प्रश्न बन सकता है मित्रों कि उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश कौन सा बनकर उभरा है, तो तुर्की है। तुर्की वैश्विक रैंकिंग में भी 2 पायदान की छलांग लगाते हुए 11वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये टॉप 5 देशों की 10 देशों की वो है शीर्षक सूचकांक है। अमेरिका सबसे टॉप पर है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर चीन है और अपना देश भारत चौथे नंबर पर है। ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, दक्षिण कोरिया
6वें पर पाकिस्तान, 7वें पर, 8वें पर जापान और 9वें पर फ्रांस और 10वें पर इटली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के ऋण का पुनर्गठन करने के भारत के आश्वासन की पुष्टि की है? तो श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका क्या है कि ऋण है जो उसका पुनर्गठन करने जा रहा है, तो इसका सबसे पहले समर्थन श्रीलंका का भारत ने किया है, याद रखना। जैसिंडा अर्डन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने की घोषणा के बाद सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के किस नेता ने देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? क्रिस हिपकिंस। तो प्रश्न आएगा इसमें क्रिस हिपकिंस किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखना न्यूजीलैंड के। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत किसे नियुक्त किया है? जूली टर्नर को। माली के बाद किस पश्चिमी अफ्रीकी देश की सैन्य सरकार ने फ्रांसीसी सैनिकों को 1 महीने के भीतर देश छोड़ने का आदेश जनवरी 2023 में दिया है? बुर्किना फासो। सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत के कारण किस देश की सरकार ने अपने यूनामामी क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थिति की घोषणा की है? तो ब्राजील ने। मोगादिशु किस देश की राजधानी है जहां अलकायदा से जुड़े आतंकी गुट अल शबाब द्वारा 22 जनवरी 2023 को किए गए बम विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई? सोमालिया। किस संस्थान द्वारा काठमांडू, नेपाल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2023 में आयोजित किया गया? तो याद रखना इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक। यूनेस्को ने इस वर्ष 24 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसे समर्पित किया है? अफगान बालिकाओं और महिलाओं को। तो यहाँ से 2 सवाल बनते हैं कि ये किसे समर्पित किया गया है? तो अफगान बालिकाओं और महिलाओं को। और दूसरा प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल द्वारा 18 जनवरी 2023 को अपने मंत्रिमंडल में 15 और मंत्रियों को शामिल किए जाने से विस्तारित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 23। भारत ने मालदीव को सामुदायिक विकास परियोजना के लिए कितनी राशि देने की घोषणा जनवरी 2023 में की है? 10 करोड़ मालदीव रुपया। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का वह प्रमुख जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जनवरी 2023 में वैश्विक आतंकी घोषित किया था, अब्दुल रहमान मक्की। किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित 2 सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए एक नए संघीय निवेश की घोषणा की है? कनाडा ने। कौन से 2 दक्षिणी अमेरिकी देश एक साझा मुद्रा प्रचलन की योजना बना रहे हैं? अर्जेंटीना और ब्राजील। तो ये पूछा जा सकता है कि अर्जेंटीना और ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मक्का में ग्रैंड मस्जिद रोड पर दुनिया की सबसे लंबी 75 मीटर सुलेख पेंटिंग भित्ति किसके द्वारा बनाई गई है? तो अमल फेल्बन द्वारा। यहाँ ये ध्यान रखना कि ये विश्व की सबसे लंबी सुलेख पेंटिंग है जो कि अमल फेल्बन ने बनाई, और विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग का रिकॉर्ड अपने भारत देश की रवि सोनी के नाम है। भारत और चीन के ट्रांजैक्शन पर चीन द्वारा गंगा की किस सहायक नदी पर एक विशाल बांध बनाया जा रहा है? माबजा जांगबो नदी। माबजा जांगबो नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। भारत और ब्रिटेन द्वारा कौन सी स्कीम 28 फरवरी 2023 को लॉन्च की जाएगी जिसके तहत 18 से 30 वर्ष की उम्र के 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिक ब्रिटेन में 2 वर्ष तक रह सकेंगे और काम कर सकेंगे? स्कीम का नाम है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। भारत ने किस कैरेबियाई देश को पेंटावेटेल टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा जनवरी 2023 में की है जो 5 बीमारियों डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब से सुरक्षा प्रदान करता है? तो क्यूबा देश। पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में 1 जनवरी 2023 से शामिल यूरो की अपनी मुद्रा के रूप में अपनाकर कौन सा देश यूरोजोन का 20वां सदस्य देश बन गया है? क्रोएशिया। अमेरिका ने मधुमक्खियों को किस रोग से बचाने के लिए बनाए गए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? अमेरिका फाउल ब्रूड। भारत फ्रांस सामरिक वार्ता का कौन सा संस्करण 5 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया? 36वां। भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के किस विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने
के समझौते ज्ञापन पर 11 जनवरी 2023 को हस्ताक्षर किए हैं। तो सब रंगामुआ विश्वविद्यालय। ऑस्ट्रेलिया सरकार किस भारतीय भाषा को अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी कर रही है? पंजाबी। भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठान और फैसिलिटीज के खिलाफ हमले की निषेध संधि कब से लागू है? जिसके तहत दोनों देशों ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूची का आदान प्रदान 1 जनवरी 2023 को किया। 27 जनवरी 1991 से लागू है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य समाप्त हो जाता है। यहाँ से हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य चलेगा और आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रीय परिदृश्य। हर्षोल्लास से मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस समारोह। देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2023 को पूर्ण हर्षोल्लास से मनाया गया। इस पर्व का मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस आयोजनों में देश का नेतृत्व किया। परंपरा अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रीय गान के बाद 105 mm के इंडियन फील्ड बंदूकों से 21 तोपों की सलामी दी गई। पहले यह सलामी 25 पाउंडर तोपों से दी जाती थी। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि अब की बार कौन सी तोपों से सलामी दी गई है? तो 105 mm के इंडियन फील्ड बंदूकों से, और पहले 25 पाउंडर तोपों से दी जाती थी। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति कर्तव्य पथ पर देश की ताकत और संस्कृति की एक झलक दिखलाने के लिए भव्य परेड का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति को सलामी देने के साथ हुई। परेड में स्वदेश में विकसित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, K9 वज्र, होवित्जर तोप और आकाश अस्त्र प्रणाली का प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया। पहली बार 3 महिला और 6 अग्निवीरों ने भी परेड में हिस्सा लिया। इस भव्य परेड में सीमा सुरक्षा बल, BSF, राजस्थान फ्रंटियर के हथियारों से लैस 82 कॉम्बैट कैमल भी शामिल हुए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने कॉम्बैट कैमल शामिल हुए? 82। पहली बार ही सीमा सुरक्षा बल की महिला ऊंट सवारों ने भी परेड में सहभागिता की। मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वह भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले पहले मिस्र के राष्ट्रपति और मध्य पूर्व के 5वें नेता हैं। कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में मोटरसाइकिलों पर सवार हैरतअंगेज कारनामे दिखाने वाली सेना की सिंगल कोर के डेयर डेविल्स टीम का नेतृत्व जोधपुर, राजस्थान की लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी ने किया। परेड में पहली बार शामिल हुए वायुसेना की गरुड़ कमांडो टीम का नेतृत्व पाली के स्क्वाड्रन लीडर प्रीतम सिंह जैतावत ने किया। तो दोस्तों, इन दोनों ही नामों को हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गरुड़ कमांडो टीम का नेतृत्व करने वाले प्रीतम सिंह जैतावत और मोटरसाइकिलों पर हैरतअंगेज कारनामे दिखाने वाली भारत की महिला लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी। इस बार परेड में प्रदर्शित राज्यों की झांकी में राजस्थान की झांकी शामिल नहीं थी। परेड में संस्कृति मंत्रालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम वंदे भारत प्रस्तुत किया गया, जिसका विषय नारी शक्ति था। तो ये प्रश्न आ सकता है कि संस्कृति मंत्रालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम वंदे भारत प्रस्तुत किया गया था, इसका विषय क्या था? तो नारी शक्ति। परेड में कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फताह अल खारासावी के नेतृत्व में मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल 144 सैनिकों समेत विदेशी भागीदार के रूप में शामिल हुआ। भारत पर्व। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली के लाल किले के लॉन और ज्ञान पथ पर 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन 26 से 31 जनवरी 2023 को किया गया। तो डेट पूछी जा सकती है, भारत पर्व का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 26 से 31 जनवरी तक। भारत पर्व की शुरुआत वर्ष 2016 से हुई थी, लेकिन पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत पर्व की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2016 से। गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में भाग लेने वाले 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। इसमें दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की झांकी और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही। इनका क्रम पूछा जा सकता है। प्रथम नंबर पर उत्तराखंड की झांकी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की झांकी, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही थी। कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके से संबंधित तथ्य दे रखे हैं यहाँ पर। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था, अतः भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस प्रत्येक 26 जनवरी को मनाया जाता है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन द्वीपों का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर 23 जनवरी 2023 को किया। तो यहाँ से 2-3 सवाल बन रहे हैं कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती के अवसर पर। और अब की बात 2023 में नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती कौन सी मनाई गई? 126वीं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले और नेताजी को समर्पित होने वाले राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया। सबसे बड़े द्वीप का नाम देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया। दूसरे सबसे बड़े द्वीप का नाम दूसरे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। इसी तरह कुल 21 द्वीपों का नाम 21 परमवीर सैनिकों के नाम पर रखा गया है। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि कौन से द्वीप का किसके नाम पर रखा गया है। तो हम वैसे ज़्यादा जरूरी तो है पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम के तीनों, परंतु हम यहाँ पर सभी अपने परमवीर विजेताओं के नाम पढ़ेंगे जिनके नामों पर इन द्वीपों का नाम रखा गया है। सबसे बड़े द्वीप का नाम सोमनाथ शर्मा, दूसरा नंबर पर करमवीर सिंह MM, राम राघव राणे, जदुनाथ सिंह हवलदार, मेजर पीरू सिंह, धन सिंह थापा, जोगिंदर सिंह, शैतान सिंह, अब्दुल हमीद, अर्देशियर बुरजोरजी, तारापोर, अल्बर्ट एक्का, होशियार सिंह, अरुण खेत्रपाल, निर्मलजीत सिंह सेखो, रामास्वामी परमेश्वरन, सूबेदार बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। तो ये ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी का नाम याद रखेंगे कि सबसे छोटे द्वीप जो 21 परमवीर विजेता चक्रों के है तो योगेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया। वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र द्वीप समूह को नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया था। इसको अंडरलाइन कीजिए। इसी क्रम में नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया गया था। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। निर्वाचन आयोग ने मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 18 जनवरी 2023 को की। मेघालय और नागालैंड में मतदान 27 फरवरी 2023 को तथा त्रिपुरा में मतदान 16 फरवरी 2023 को एक ही चरण में संपन्न होंगे। तो इनमें पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा में मतदान कब होंगे, तो 16 फरवरी 2023 को। 3 विधानसभा चुनाव के साथ ही लक्षद्वीप में 1 संसदीय क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की 1-1 तथा महाराष्ट्र के 2 विधानसभा क्षेत्रों की रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव भी होंगे। इन सीटों पर मतदान 26 फरवरी को होगा, जबकि मतगणना उपयुक्त विधानसभा चुनाव के साथ 2 मार्च 2023 को होगी। तो 2 मार्च 2023 को होगी, तो इसको अगले मंथ में की जो करंट जीके आएगी उसमें हम इसका रिजल्ट पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया में किया संशोधन। उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु के बारे में अपने 2018 के आदेश में 24 जनवरी 2023 को संशोधन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए मरणासन रोगियों को लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया को रोगियों, उनके परिवारों और डॉक्टरों के लिए कम बोझिल बनाने का प्रावधान किया है। उच्चतम न्यायालय ने वस्तुतः उस शर्त को हटा दिया है जिसमें एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को लाइफ सपोर्ट से हटाने के लिए मजिस्ट्रेट की स्वीकृति अनिवार्य थी। न्यायमूर्ति KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि दस्तावेज अब लिविंग बिल पर 2 साक्ष्यों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत ने तैनात की UN मिशन में महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी एकल इकाई। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत ने सूडान के अबेई क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी को तैनात करने का निर्णय जनवरी 2023 में लिया है। यह UN मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई होगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला भारत पहला देश बना था। PAFF आतंकवादी संगठन घोषित। केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद के छद्म संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF और इससे जुड़े सभी फ्रंट संगठनों को 6 जनवरी 2023 को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तोयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ पर 5 जनवरी 2023 को प्रतिबंध लगाया था। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत किया गया है। तो ये अधिनियम को याद रखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा ऐसा गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत किया गया है। एक और तथ्य दिया हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूएपीए की 4थी अनुसूची के तहत लश्कर-ए-तोयबा के सरगना अरबाज अहमद मीर को भी व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया है। इसके अलावा आतंकवादी संगठन अल कायदा से संबंध रखने वाले कश्मीरी मूल के एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी और लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खबैब का आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने आईएसआई समर्थित खालिस्तान टाइगर फोर्स के सहयोगी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला को भी यूएपीए के तहत 9 जनवरी 2023 को आतंकवादी घोषित किया है। महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण हेतु सरकार ने लॉन्च किया यूविन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप की सफलता के बाद यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूविन प्लेटफॉर्म को देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है। यूविन को भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 2 जिलों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जाएगा। प्रारंभ में 11 जनवरी 2023 को 65 जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म टीकाकरण करने के लिए सूचना का एकल स्रोत बनेगा, जिसमें टीकाकरण की अद्यतन जानकारियां, प्रसव टीकाकरण सत्र के आयोजन की जानकारी और एंटीजन से जुड़ी जानकारियां होंगी। भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख लॉन्च। तो ये भाई परख तो कंफर्म लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये 1 साल तक पीछा नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जनवरी 2023 में अधिसूचित किया। क्यों क्या सरकार ने इसका उद्देश्य दिया है? देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करना। परख की घोषणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्र मूल्यांकन के लिए एक स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के रूप में की गई थी। यह 3 प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों में काम करेगा, जिनमें बड़े पैमाने पर मूल्यांकन, स्कूल आधारित आकलन और परीक्षा सुधार शामिल है। यह अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन जैसे प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, टेडर्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी और प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल रीडिंग लिटरेरी स्टडी में भारत की भागीदारी का प्रबंध भी करेगा। भारत को मिला एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व। भारत ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व जनवरी 2023 में संभाल लिया है। महासचिव डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए संघ के महासचिव का पदभार संभाला है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय शख्स डाक क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। इसके लिए बैंकॉक में आयोजित 13वीं APPU कांग्रेस के दौरान अगस्त-सितंबर 2022 के दौरान चुनाव संपन्न हुआ था। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में एरिप्रेशन ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ 7 जनवरी 2023 को किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि एरिप्रेशन ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो नरेंद्र मोदी जी ने। और कब की? 7 जनवरी 2023 को। नीति आयोग के अनुसार यह कार्यक्रम पूरे देश में 500 से अधिक चिन्हित ब्लॉकों में नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग में सुधार करेगा। ABP को 2018 में लॉन्च किए गए एरिप्रेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर शुरू किया गया है, जिसमें देश भर के 112 जिले शामिल हैं। एरिप्रेशन ब्लॉक कार्यक्रम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा। ABP के लिए पहचाने गए 500 ब्लॉक विगत वर्ष सरकार द्वारा स्थापित 4 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर चुने गए थे। इन ब्लॉकों का चयन अन्य जिलों की तुलना में विकास में निरंतर पिछड़ने के कारण किया गया था। उल्लेखनीय है कि ABP की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2022-23 के बजट भाषण में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के विस्तार के रूप में की थी।
उदयपुर राजस्थान कलेक्टर ताराचंद मीणा की पहल पर मिशन कोटड़ा शुरू किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मिशन कोटड़ा किसने शुरू किया था? तो उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा जी ने शुरू किया था, जो कि केंद्र सरकार के एरिप्रेशन ब्लॉक प्रोग्राम के लगभग समरूप है। इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है। एबीपी कार्यक्रम में विभिन्न मानकों पर आवश्यकता वाले ब्लॉक के तहत उदयपुर जिले के खेरवाड़ा ब्लॉक का चयन किया गया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी। शिक्षा की वार्षिक स्थिति एनजीओ प्रथम द्वारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट 18 जनवरी 2023 को जारी की गई। प्रथम फाउंडेशन की ओर से इससे पहले वर्ष 2018 में एएसईआर की रिपोर्ट जारी की गई थी। तो इस रिपोर्ट में क्या है भाई, देखो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए समग्र नामांकन आंकड़े 2018 में 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4% हो गए हैं। सरकारी स्कूलों में वर्ष 2018 में 65.6% छात्र नामांकित थे, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 72.9% हो गए हैं। 11 से 14 आयु वर्ग में स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों की संख्या में कमी आई है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। दक्षिण अफ्रीका से 100 चीते लाने के लिए समझौता। देश में चीतों को फिर से लाने की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीका ने भारत के साथ जनवरी 2023 में समझौता किया है। इस समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका भारत को 100 से अधिक चीते देगा। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार आगामी 8 से 10 वर्षों में प्रतिवर्ष 12 चीतों को भेजने की योजना है, ताकि चीतों की आबादी को सुरक्षित तरीके से स्थापित करने में मदद मिल सके। दक्षिण अफ्रीका के 12 चीतों को अगले महीने भारत लाए जाने की संभावना है, जिन्हें श्योपुर मध्य प्रदेश स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। प्रश्न यही बनेगा मित्रों कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। स्टैटिस्टिक्स जीके में ये याद रखना, मध्य प्रदेश में स्थित है। उल्लेखनीय है कि नामीबिया से लाए गए 8 चीते भी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही 17 दिसंबर 2022 से रह रहे हैं। नालंदा में खोजे गए 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप। बिहार के नालंदा जिले में विश्व धरोहर स्थल नालंदा महावीर परिसर के भीतर सराय टीला के साथ पत्थर से उकेरे गए 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्फूतों की खोज की गई है। ये लघु स्फूत भगवान बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं। इन लघु स्फूतों की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल द्वारा नालंदा महाविहार परिसर के भीतर सराय टीला के पास भूनिर्माण गतिविधियों के दौरान 4 जनवरी 2023 को की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में ऐसे स्तूप मन्नत के प्रसाद के रूप में लोकप्रिय थे। दोस्तों 19 शुरू करते हैं हम। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किस तीर्थ यात्रा के लिए 25 जनवरी 2023 को दिल्ली से रवाना हुई? श्री जगन्नाथ यात्रा। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने उद्योग संगत नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स के साथ मस्तिष्क जैसी गणना के लिए कृत्रिम सिनप्स विकसित किया है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु ने। प्रधानमंत्री ने किस कार्यक्रम में छात्र अभिभावक शिक्षकों से जीवन और परीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर 27 जनवरी 2023 को बातचीत की? परीक्षा पे चर्चा। आयुष मंत्रालय ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ जनवरी 2023 में एमओयू किया है? भारत पर्यटन विकास निगम के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का प्रतिनिधिमंडल 16 से 21 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका के किन देशों के दौरे पर गया था? केन्या और तंजानिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है विश्व भूगोल में कि केन्या और तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखना दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब कॉन्क्लेव 23 जनवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया? मुंबई में। लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किस सांसद को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है? मोहम्मद फैजल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन स्थानों को जोड़ने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 जनवरी 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम तक। पूर्वोत्तर की किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों को दूसरा बच्चा पैदा करने पर 1 वेतन वृद्धि और तीसरा बच्चा पैदा करने पर 2 वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव तैयार किया है? सिक्किम ने। अरे भाई इतने क्यों गुस्स हो रहे हो? अभी प्रस्ताव तैयार किया है, लागू थोड़ा ना हुआ है। राजकोट गुजरात के वागुदादा गांव के पास न्यारी नदी पर बनने वाले
चेक डैम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये हीराबा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की स्वर्गीय माँ का नाम है। ये सवाल स्टैटिस्टिक्स जीके में पूछा जा सकता है कि न्यारी नदी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। किस राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों में जाति जनगणना 7 जनवरी 2023 से शुरू की है? बिहार ने। असम राज्य सरकार ने किन नवगठित 4 जिलों को पुराने जिलों में ही विलय करने का निर्णय लिया है? विश्वनाथ, होजई, बजाली और तमुलपुर। प्रधानमंत्री ने उत्तरी कर्नाटक के 5 जिलों में किस गुमंतु जनजाति के 50,000 से अधिक सदस्यों के लिए जमीन का मालिकाना हक देने वाले हक्कू पत्र वितरण अभियान की शुरुआत जनवरी 2023 में की है? लंबानी जनजाति। तो ये पूछा जा सकता है कि लंबानी जनजाति सर्वाधिक किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की किस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने बैन कर दिया है? इंडिया द मोदी क्वेश्चन। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का आयोजन 18 से 28 जनवरी 2023 को कहां किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? तो ये बस्ती उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश वालों, तुम्हारे यहाँ सभी सांसदों का महाकुंभ हुआ था, तुम इसको तो गलत मत करके आना। संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में एयर इंडिया की कलाकृति के किस बहुमूल्य संग्रह को रखा जाएगा, जिसके लिए 18 जनवरी 2023 को AMOU किया गया है? एयर इंडिया की कलाकृति है महाराजा संग्रह। इसको G20 में भारत की अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य समूह बैठक 18 जनवरी 2023 को कहां आयोजित की गई? तिरुवनंतपुरम, केरल में। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने झारखंड में किस योजना के तहत सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाली 200 जनजातीय महिलाओं को 18 जनवरी 2023 को सम्मानित किया है? तो ग्रामीण उद्यमी योजना के तहत। तो एक महत्वपूर्ण सवाल है अगला, ये इसको ध्यान से सुनना। योर एग्जाम योर मेथड्स, चूज योर ओन स्टाइल शीर्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पुस्तक का अंश है? एग्जाम वॉरियर्स। ये भी आ सकता है सवाल कि एग्जाम वॉरियर्स किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री हैं वही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान के मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स में घोड़े पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 6 जनवरी 2023 को किया? तो इम्फाल ईस्ट, मणिपुर में। कितनी ऊंची प्रतिमा है पोलो की? 120 फुट ऊंची प्रतिमा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर क्या किए जाने को कार्यरत मंजूरी जनवरी 2023 में दी है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के किन स्थानों को जोड़ने वाली प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को 30 दिसंबर 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4:1 के बहुमत से केंद्र सरकार के नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में कितने रुपए के नोटों को बंद किया था? 500 और 1000 के नोटों को। तो आपको ये बताना है कमेंट में दोस्तों कि 2016 में किस तारीख को नोटबंदी हुई थी और किस माह में हुई थी। हाँ, कमेंट जरूर करना है। कमेंट करने के मतलब ये है कि आपको वो चीजें याद हो गई है। कॉफी बोर्ड के अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में कॉफी के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 1.66%। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 6ठे केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला 31 दिसंबर 2022 को कहां रखी? देवनहल्ली, कर्नाटक में। मोबाइल प्रीमियर लीग द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के लोग ऑनलाइन गेम खेलने में देश में सबसे आगे हैं? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश वालों, तुम्हारे तो ये पक्का छपने वाला सवाल है, लिख लो। तो दोस्तों, अब अपना ये अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी का पार्ट शुरू हुआ है, इसको भी हम जल्दी जल्दी करेंगे और समझते हुए। यूरोपीय संघ ने आर्कटिक स्वीडन में पहले उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया। यूरोपीय अधिकारियों और स्वीडिश किंग कार्ल 16वें गुस्ताफ ने यूरोपीय आयोग के सदस्यों द्वारा स्वीडन की यात्रा के दौरान 13 जनवरी 2023 को स्वीडन के करुणा में यूरोपीय संघ के पहले ग्रीनलैंड ऑर्बिटल प्रशिक्षण परिसर का उद्घाटन किया। तो पहले तो ये समझ लेते हैं ये यूरोपीय आयोग है क्या। यूरोपीय आयोग 27 राष्ट्रों का समूह है जिसमें स्वीडन भी शामिल है। नासा जाक्सा का
जियोटेल मिशन समाप्त। कक्षा में 30 वर्षों के बाद नासा जाक्सा जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के संयुक्त मिशन जियोटेल की समाप्ति की घोषणा नासा ने 19 जनवरी 2023 को की। अच्छा दोस्तों, ये बताओ नासा है ये कहाँ की है, किस देश की है? तो ये अमेरिका की, और जाक्सा जापान की है। अंतरिक्ष यान पर काम करने वाला एकमात्र डेटा रिकॉर्डर खराब हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मिशन समाप्त हो गया। जियोटेल मिशन का प्राथमिक उद्देश्य मैग्नेटोस्फीयर या सुरक्षात्मक चुंबकीय बुलबुला की जांच करना था, जो हमारे ग्रह को घेरे हुए है। 1000 किलोग्राम के उपग्रह को 24 जुलाई 1992 को कक्षा में लॉन्च किया गया था। मिशन ने चंद्र वातावरण में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम और एल्युमिनियम की पहचान की है और मैग्नेटोस्फीयर की सीमा के साथ साथ सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा और कणों के प्रवाह पर होने वाली प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला है। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण और तथ्य है, इसका सभी को स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा और इसका पूरा तथ्य याद करना पड़ेगा। अंतरिक्ष में नए ग्रह TOI 700E की खोज। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर एक छोटे तारे के चारों ओर घूमते हुए एक ग्रह को खोजा है। पृथ्वी के आकार के इस नए ग्रह का नाम TOI 700E है। यह एक चट्टानी ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी का 95% है। यह चौथा ग्रह है जिसे 1M बौने तारे TOI 700 की परिक्रमा करते हुए खोजा गया है। इन सभी ग्रहों को नासा के ट्रांजिटिंग एक्सप्लोरनेट सर्वे सैटेलाइट TESS की मदद से खोजा है। चौथे ग्रह की खोज के बारे में घोषणा 10 जनवरी 2023 को अमेरिका के सिएटल में अमेरिकी एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी की 241वीं बैठक में की गई। नासा ने इससे पहले 2020 में एक उपग्रह खोजा था जिसे TOI 700D नाम दिया गया था। वह भी पृथ्वी के ही आकार का है। ये दोनों ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में मौजूद है। इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के मध्य MOU। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और माइक्रोसॉफ्ट ने 5 जनवरी 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। INS वागीर नौसेना में शामिल। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में 23 जनवरी 2023 को शामिल किया गया। तो पूछा जा सकता है 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। रडार से बच निकलने में सक्षम INS वागीर पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा होगी। तो ये कुछ तथ्यों में पूछा जा सकता है कि INS वागीर की गति कितनी है? 27 से 37 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना, 37 किलोमीटर प्रति घंटा। INS वागीर समुद्र में अधिकतम 350 मीटर की गहराई तक जा सकती है। यह आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है जो समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। 350 मीटर की गहराई में तैनात की जा सकने वाली यह पनडुब्बी स्टीलथ तकनीकी से लैस है और लगातार 50 दिन तक समुद्र के भीतर रह सकती है। इसकी विशेषताओं के कारण इसे सैंड शार्क का नाम दिया गया है। तो ये याद रखना, INS वागीर को सैंड शार्क का नाम दिया गया है। इसको भी अंडरलाइन हम कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इस पत्रिका में INS वागीर से संबंधित कुछ न्यूज फैक्ट भी दे रखे हैं, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। भूतपूर्व वागीर पनडुब्बी को 1973 में नौसेना में शामिल किया गया था। यह रूसी मूल की फाक्सट्रॉट श्रेणी की पनडुब्बी थी जिसे वर्ष 2001 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारत में 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये 5वीं पनडुब्बी थी। कोस्ट गार्ड बेड़े में शामिल हुआ गश्ती जहाज कमला देवी। तो ये कमला देवी को तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कोस्ट गार्ड में शामिल एक जहाज का नाम है। कमला देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी हमारे देश की। तो हम इसको पढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड में 12 जनवरी 2023 को स्वदेशी गश्ती जहाज कमला देवी को कमीशन किया गया। कमला देवी 5 फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में 5वां जहाज है जिसे गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से
डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो मेक इन इंडिया के विजन के अनुरूप है। 5 तेज गश्ती जहाजों की श्रृंखला में यह 5वां जहाज है। इस जहाज का नाम समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया है। अत्याधुनिक उपकरणों व सेंसर से लैस इस जहाज की लंबाई 48.5 मीटर है और इसका वजन 308 टन है। GRSE ने गुयाना के लिए निर्मित फेरी जहाज को किया रवाना। युद्धपोत निर्माता सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम GRSE कोलकाता ने 12 जनवरी 2023 को ही दक्षिण अमेरिका देश गुयाना के लिए बनाए गए यात्री सह कार्गो ओशन गोइंग फेरी फेसल MV मालिसा का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की किसी शिपयार्ड द्वारा किसी दक्षिण अमेरिका के लिए बनाया गया और निर्यात किया गया यह पहला जहाज है। GRSE ने इस जहाज का पूरा डिजाइन व इन हाउस निर्माण किया है। तो दोस्तों, रक्षा प्रौद्योगिकी से सबसे महत्वपूर्ण सवाल और आ चुका है। पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया। भारत ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया। तो ये पूछा जा सकता है चांदीपुर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इस मिसाइल को स्वदेशी तरीके से विकसित किया है। सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी सेकंड मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है तथा यह 500 से 1000 किलोग्राम भार तक के हथियार को ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी DRDO द्वारा निर्मित पहली मिसाइल है। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि DRDO द्वारा निर्मित पहली मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने भारतीय सेना द्वारा ऑर्डर किए गए 6 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए पहला फ्यूजलेज का मतलब होता है हवाई जहाज का ढांचा डिलीवर किया। फ्यूजलेज का उत्पादन हैदराबाद में TBL के उत्पादन केंद्र में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद DAC ने चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कुल 4,276 करोड़ की लागत से हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सहित 3 खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी 10 जनवरी 2023 को दी है। आर्थिक परिदृश्य। स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस का सफल परीक्षण सफल। आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित किया गया है। तो दोस्तों, ये 2 सवाल यहाँ से बन रहे हैं। पहला कि भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? भारोस। और भारोस का निर्माण किसने किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने, IIT मद्रास ने। और इसको हम अलग से नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। भारत के इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम की टेस्टिंग केंद्रीय कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 24 जनवरी 2023 को की गई। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद गूगल के एंड्रॉयड और एप्पल के iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर देश की निर्भरता कम होगी। कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्रूज का परिचालन हेतु उद्घाटन। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप S पुरी ने मेथनॉल मिश्रित डीजल MD-15 द्वारा संचालित अंतर्देशीय जलपोत के परीक्षण परिचालन का उद्घाटन 24 जनवरी 2023 को किया। तो ये दोस्तों, ये जो कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्रूज का परीक्षण किया गया है, ये 24 जनवरी 2023 को किया गया है। परीक्षण परिचालन का उक्त उद्घाटन SP गंगाधर नामक 50 सीटर मोटर लॉन्च समुद्री जहाज से किया गया है। यह जहाज रस्टन निर्मित 2 डीजल इंजनों, प्रत्येक इंजन 105 शक्ति वाला से लैस है। जहाज MD-15 15% मेथनॉल मिश्रित HSD से चलता है। तो ये मेथनॉल है क्या, इसको भी हम जान लेते हैं। मेथनॉल कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला हाइड्रोजन ईंधन है जिसे हाई एस कोल, पराली
ताप बिजली संयंत्रों से निकलने वाले CO2 तथा प्राकृतिक गैस से तैयार किया जाता है। भारत ऊर्जा सप्ताह अंतर्देशीय जलपोत के परीक्षण परिचालन का उद्घाटन बेंगलोर में 6 से 8 फरवरी 2023 को होने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह के क्रम में किया गया। तो ये भी हम इसको भी नोट कर लेंगे कि भारत ऊर्जा सप्ताह कब मनाया जाएगा, 6 से 8 फरवरी 2023 को। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत IW 2023 की पहली बड़ी घटना है। इसका आयोजन वर्ष 2070 तक भारत के उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने के लिए COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की अनुपालना में किया जा रहा है। MV गंगा विलास क्रूज को प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। तो ये अभी काफी चर्चा में है MV गंगा विलास क्रूज। तो इसके बारे में हम जानते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को 13 जनवरी 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो यहाँ से दो सवाल तो ये सीधे सीधे बन रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज कौन सा है, MV गंगा, और इसको कब हरी झंडी दिखाई थी, 13 जनवरी 2023 को, और किसने दिखाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत इस सेवा को लॉन्च किया गया है। तो यूपीएससी में आ सकता है, ये ऑप्शन में दे सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे, निम्न में से कौन सा गलत है। तो हम इसको भी याद कर लेंगे कि रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत इस सेवा को लॉन्च किया गया है। गंगा विलास के बारे में, MV गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करते हुए 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम से डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। MV गंगा विलास में सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट है। इसकी पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक पूरी यात्रा के लिए जा रहे हैं। भारत द्वारा बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति, भारत द्वारा अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति की जाएगी। भारत द्वारा डीजल की आपूर्ति भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के मध्य से जून 2023 से परीक्षण आधार पर की जाएगी। तो ये आ सकता है दोस्तों कि भारत जो मैत्री पाइपलाइन है किन दो देशों के मध्य है, तो भारत बांग्लादेश के मध्य है। उपयुक्त जानकारी ढाका की जातीय संसद में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वहां के बिजली राज्य मंत्री नसरुल हामिद द्वारा जनवरी 2023 में दी गई। तो ये नसरुल हामिद है, ये जो बांग्लादेश के बिजली राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ही ये जानकारी बांग्लादेश में ही दी थी, ढाका में। तो दोस्तों हम जान लेते हैं IBBPL क्या है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के तहत पाइपलाइन 131.5 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का 126.5 किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश में और 5 किलोमीटर हिस्सा भारत में है। इसके माध्यम से डीजल को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कारपोरेशन BPC के पार्वतीपुर डिपो तक पहुंचाया जाएगा। 10 देशों के प्रवासियों को धन हस्तांतरण करने हेतु UPI उपयोग को मंजूरी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 10 देशों के अप्रवासियों को NRE या NRO खातों में UPI का उपयोग करके धन के हस्तांतरण करने की अनुमति दी है। NPCI द्वारा 10 जनवरी 2023 को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि उसने UPI प्रतिभागियों को 30 अप्रैल 2023 तक तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है। इसके तहत NRE NRO खातों वाले अप्रवासियों को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके धन हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। तो दोस्तों ये 10 देश कौन कौन से एक बार पढ़ लेते हैं हम। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन। भारतीय रेलवे चलाएगी हेरिटेज रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रेन। भारतीय रेलवे देश के प्रमुख हेरिटेज ट्रेन रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की तैयारी कर रही है। वस्तुतः केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में वर्ष 2023 के अंत तक अपनी कुछ पर्यटक सेवाओं पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा 3 जनवरी 2023 को की। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज नामक योजना के तहत चयनित 8 प्रमुख हेरिटेज रेलवे ट्रैक रूटों पर पहले चरण में
इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज का उद्देश्य न केवल ट्रेनों की उपस्थिति और संचालन प्रणाली को अपडेट करना है, बल्कि सार्वजनिक परिवहन में हरित ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा देना है। हाइड्रोजन ट्रेन के लिए चयनित 8 विरासत रूट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मध्य रेलवे का माथेरान हिल रेलवे, उत्तर सीमांत रेलवे का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, उत्तर रेलवे का कांगड़ा घाटी रेलवे, पश्चिम रेलवे का बिलमोरा वगई रूट, पश्चिमी रेलवे का मऊ पातालपानी रूट, दक्षिणी रेलवे का नीलगिरी पर्वत रूट और उत्तर पश्चिमी रेलवे का मारवाड़ देवगढ़ मदरिया रूट। तो एक और महत्वपूर्ण तथ्य आ गया है, तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट लेकर और इसको समझेंगे। वर्ष 2022 में गुजरात और राजस्थान रहे शीर्ष निवेश स्थल। वर्ष 2022 में गुजरात नए निवेश घरेलू और विदेश दोनों को आकर्षित करने में देश के अन्य सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा। तो पहला तो सबको पता रहेगा कि गुजरात है, दूसरा याद रखना राजस्थान है, और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। इन्होंने 10 फरवरी को बजट पेश किया था, तो ये पुराना बजट पढ़ दिया था इन्होंने, ये भी ध्यान रखना। CMI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के दौरान गुजरात के लिए 3.98 ट्रिलियन के नए निवेश की घोषणा की गई, जो वित्त वर्ष 2021 के 2.91 ट्रिलियन के आंकड़े से 273% अधिक है। इस संबंध में राजस्थान वित्त वर्ष 2022 में भारत में निवेश के लिए दूसरे सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा। राजस्थान ने वित्त वर्ष 2022 में 2.37 ट्रिलियन के नए निवेश को आकर्षित किया। इस अवधि के दौरान राजस्थान में विकास की उच्चतम दर देखी गई, जिसमें लगभग 535% की वृद्धि हुई है। देखा भाई, बजट ही तो गलत पड़ा है, मानवीय भूल है, हो जाए, लेकिन कितनी वृद्धि हुई है दोबारा से पढ़ के सुनाता हूं मैं। इस अवधि के दौरान राजस्थान में विकास की उच्चतम दर देखी गई, जिसमें लगभग 535% की वृद्धि हुई है। देख लो भाई गहलोत जी का जादू। विश्व बैंक ने जारी की वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट। विश्व बैंक द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नवीनतम रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं 10 जनवरी 2023 को जारी की गई। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि विश्व बैंक ने 10 जनवरी 2023 को कौन सी रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट के अनुमान। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विकास की दर वर्ष 2022 के 2.5% से धीमी होकर वर्ष 2023 में 0.5% हो जाएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के 2023 में 1.7% और 2024 में 2.7% रहने का अनुमान है। अगले 2 वर्षों में उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि औसतन 2.8% रहने का अनुमान है। अमेरिका में विकास इस वर्ष 0.5% तक गिरने का अनुमान है। 2023 में यूरोप क्षेत्र की वृद्धि 0% रहने की उम्मीद है, अर्थात यहाँ 1.9% अंकों की गिरावट होगी। तो प्रश्न बन सकता है कि यूरोपीय क्षेत्र में कितनी गिरावट हुई है, तो 1.9% गिरावट होकर वृद्धि दर 0% रहेगी। चीन में विकास दर 4.3% अनुमानित है, जो पिछले पूर्वानुमानों से 0.9% अंक नीचे है। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट में कहा है कि विश्व का 7 सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। तो इसको तो हम अंडरलाइन कर लेंगे और याद कर लेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% की दर से बढ़ने की आशा है। कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र ओडिशा में। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र तलचर ओडिशा होगा, जो अक्टूबर 2024 तक तैयार हो जाएगा। तो ये प्रश्न बन सकता है कि देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ बन रहा है, तो तलचर ओडिशा में। तो दोस्तों यहाँ से हमारे वन लाइनर फिर से शुरू हो गए, हम इनको भी कर लेते हैं जल्दी। 660 मेगावाट क्षमता की नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना झारखंड 3x660 मेगावाट की पहली इकाई के परीक्षण संचालन के सफलतापूर्वक संपन्न होने के साथ ही एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता कितनी हो गई है, 71,554 मेगावाट। तो ये प्रश्न छप सकता है किसी न किसी पेपर में, तो हम इसको याद रख लेंगे, 71,544 मेगावाट। दीनदयाल पोर्ट कहाँ है, जहां केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 270 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जनवरी 2023 में किया। कांडला गुजरात में है, तो याद रखेंगे दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात में है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से अहमदाबाद के मध्य संचालित गुजरात संपर्क क्रांति ट्रेन का नाम क्या किए जाने की घोषणा 2 जनवरी 2023 को की है, अक्षरधाम एक्सप्रेस।
भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? शिलोंग में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत स्थापित किस स्कूल का उद्घाटन 12 जनवरी 2023 को किया? स्कूल ऑफ लेजिस्लेटिव वाटरवे एंड कम्युनिकेशन। तो दो तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आए हैं, मैंने इनको हाईलाइट कर रखा है, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2022, ध्यान रखना 2022 में गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के ऑटो बाजार में कौन से स्थान पर आ गया है? तो तीसरे स्थान पर आ गया है ऑटो बाजार में। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और अब तीसरे स्थान पर अपना देश भारत आ गया है। किसको पीछे छोड़ा है भारत ने? जापान को। तो जापान हो गया चौथे स्थान पर। और अगला तथ्य है कंगले पाकिस्तान से, इसको हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़ा ही मजा आएगा। विश्व बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है, जिसकी इस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 1.7% अनुमानित है? तो वो देश है कंगला पाकिस्तान। हाँ, बड़ी खुशी मिल रही है। एक बार और पढ़ते हैं। विश्व बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है, जिसकी इस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 1.7% अनुमानित है? तो कंगला पाकिस्तान। किस उद्योग समूह ने खनन क्षेत्र से जुड़े परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रकों को वर्ष 2030 के अंत तक तैयार करने हेतु अशोक लेलैंड और बलार्ड पावर के साथ समझौता किया है? तो अडानी समूह ने किया है। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट को 5 से 6% तक कम करने में सक्षम सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा विकसित किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉड्यूल की शुरुआत की है? आइडियल ट्रेन प्रोफाइल की। ताइवान में पारित किए गए एक नए नियम स्थानीय चिप फर्मों को अपने वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय का कितना प्रतिशत टैक्स क्रेडिट में बदलने की अनुमति देते हैं? 25%। भारत में निजी क्षेत्र के किस बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं में बदलाव के अगले चरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? HDFC बैंक ने। किस फिटनेस प्लेटफॉर्म को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है? भारत पे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा विश्व आर्थिक मंच में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन कितना रहा, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के संयुक्त डिजिटल पेमेंट से भी अधिक है? 1.5 ट्रिलियन डॉलर। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक में भारत के लिए अपने वित्त वर्ष 2023 के विकास पूर्वानुमान को जुलाई 2022 के 7.4% से घटाकर कितना कर दिया है? 6.8%। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ONGC के किस प्रतिष्ठित ड्रिलिंग रिग को मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन यूनिट MOU के रूप में 28 जनवरी 2023 को पुनः समर्पित किया गया है? सागर सम्राट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से राजस्थान में पहली बार किसानों को नवीनतम तकनीकी से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 24 से 25 जनवरी 2023 को कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी व प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोटा, राजस्थान। किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IEGBC द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में।